अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। 549 सफ़हात पर मबनी ये वो फैसला है जिसका सबको इंतज़ार था। आज दोपहर से आप इस फैसले के हवाले से रिपोर्ट्स देख रहे हैं। एक अजीब कन्फ्यूजन नज़र आती है कि फ़ैसला क्या है, डाइसेंटिंग नोट यानी इख्तिलाफी नोट क्या है, उस इख्तिलाफी नोट की फ़ैसले के लिए क्या अहमियत है। ये फ़ैसला 3-2 का आया है तो बात आगे बढ़ेगी कैसे। अगर JIT बनाई है तो क्या वज़ीर आज़म अभी भी नाअहल हो सकते हैं। 60 दिन अगर JIT काम करेगी तो बात आगे बढ़ेगी कैसे। किसकी राय फाइनल राय समझी जाएगी, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा और वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करने की बात की, या फिर दूसरे जजेस की जो मेजॉरिटी में है। ये सारे मामलात हम आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नाअहल तो नहीं किया मगर तहकीकात का हुक्म दे दिया। मगर तहकीकात कैसे होंगी, किस तरह होंगी, ये बहुत अहम है क्योंकि अदालत के हुक्म पर 7 दिनों में JIT बन जाएगी और वो 60 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेगी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी काम कैसे करेगी, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि अमूमन ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम किसी भी गिरफ्तार मुल्जिम से तहकीकात के लिए कायम की जाती है, मगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो JIT बनेगी वो 11 सवालात का जवाब तलाश करेगी। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है और ये वो अदालत का हुक्म है, तहत उन्होंने बताया है कि करना क्या है। बाकी जो कुछ है वो जजेस के ऑब्जर्वेशन है और उसमें क्या फ़र्क है और फाइनल फैसले की उसमें क्या अहमियत है, वो सब हम आपके सामने रखेंगे। केस की समाअत के बाद 11 सवालात उठते हैं अदालत के मुताबिक। गल्फ स्टील मिल कैसे बनी, फ़रोख्त क्यों की गई, इसके ज़िम्मे वाजिबात क्या बने और इसके अलावा फ़रोख्त के मामलात कैसे मुकम्मल हुए, जद्दा से कतर और लंदन कैसे पहुँचे, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ कम उम्री के बावजूद कैसे 90 की दिहाई में इतने वसाइल के मालिक बने कि लंदन के फ्लैट्स खरीद लिए। अचानक सामने आने वाले हमाद बिन जासिम के खतूत हकीकत हैं या अफसाना, अदालत कहती है। कैसे बेयरर्स शेयर फ्लैट्स बनते हैं, हकीकत में नेल्सन इंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्को लिमिटेड का हकीकी मालिक कौन है, कैसे हिल मेटल वजूद में आई और इसके अलावा वो सरमाया कहाँ से आया जिससे हुसैन नवाज़ ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर कंपनियां बनाई या उनके मालिक बने, और इन कंपनियों को चलाने के लिए सरमाया कहाँ से आया, वो रकम कहाँ से आई है जिससे हुसैन नवाज़ ने अपने वालिद नवाज शरीफ को नकद रकम के करोड़ों रुपए दिए। अदालत ने मजीद कहा कि उनके जवाबात ज़रूरी हैं, इसलिए इस मामले की तफसीली छानबीन ज़रूरी है। नैब का काम था कि वो तहकीकात करता, लेकिन इसका सरबरा इस पर रजामंद नहीं, लिहाजा अदालत तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म देती है। सिर्फ यही नहीं, अदालत ये भी हुक्म देती है कि JIT में कौन कौन होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि JIT के सरबराही FIA का सीनियर अफसर करेगा जिसका ओहदा एडिशनल डायरेक्टर जनरल से कम ना हो, उसे वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात का तजर्बा हो। इसके अलावा टीम में नैब ACCP का नुमाइंदा होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर क्राइम की समझ रखता होगा। इसके अलावा JIT में स्टेट बैंक का नुमाइंदा होगा। ISI का एक अफसर भी टीम का रुकन होगा जिसका इंतखाब उसका DG करेगा, यानी DG ISI बताएंगे कि ISI से कौन होगा। इसके अलावा MI की नुमाइंदगी एक अफसर करेगा, इसका इंतखाब भी MI का DG करेगा। तमाम मुताल्लिक़ा इदारों के सरबराह 7 दिनों में अपने नुमाइंदों के नाम भेज दें। अदालत ने JIT को हिदायत की कि वो हर 2 हफ्तों बाद अपनी पेशरफ्त से आगाह करे, यानी कि सिर्फ हुकूमती इदारे नहीं बल्कि रियासती इदारे भी शामिल होंगे, ISI और MI का नुमाइंदा भी। इसके अलावा भी अदालत खुद हर 2 हफ्ते बाद जायजा लेगी कि ये कमेटी काम कैसे कर रही है और उसके बाद 60 दिनों में इस कमेटी ने अपना काम पूरा करना है, इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना काम पूरा करना है। साथ ही अदालती हुक्म में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाती है कि वो अमल दरामद के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दें ताकि तहकीकात बेफ़ायदा ना रहें, यानी एक और बेंच तश्कील दिया जाए जो अमल दरामद को देखे ताकि तहकीकात बेफ़ायदा ना रहें। अब सवाल ये उठ रहा है कि अदालत ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब JIT कैसे तलाश करेगी, क्योंकि अदालत के सामने दोनों तरफ से जो दस्तावेज़ात पेश की गई उनकी तस्दीक कैसे होगी। क्या जिन अफराद के बयान हल्फी जमा कराए गए हैं अदालत उन्हें बुलाएगी? इन सवालात का जवाब तो कतर का साबिक वज़ीर आज़म हमाद बिन जासिम दे सकते हैं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान ने उनके 2 ख़त पेश किए जिसमें उन्होंने कतर में सरमायाकारी की तस्दीक की, लंदन के फ्लैट्स की 2006 से पहले मिल्कियत तस्लीम की। अब क्या JIT उन्हें तलब करेगी तो वो आ जाएंगे, शरीफ ख़ानदान के यकीनी बनाएगा कि वो आ जाएं। इसके अलावा शरीफ ख़ानदान की तरफ से दुबई की फैक्ट्री जिसे फ़रोख्त की गई उसका बयान हल्फी अदालत में पेश किया गया, जिसमें उसे तस्लीम किया कि उन्होंने 33,375,000 दरहम अदा किए थे और 1980 में 100% शेयर खरीदे थे, तकरीबन 33 मिलियन में।
क्या JIT अब्दुल रहमान अब्दुल्ला जिन्होंने ये एफिडेविट दिया उन्हें बुलाएगी तो आ जाएंगे? क्या शरीफ खानदान यकीनी बनाएगा कि वो आ जाएं? अगर नहीं आया तो क्या अदालत और JIT शरीफ खानदान को जिम्मेदार ठहराएगी उनके ना आने का और उनके खिलाफ फैसले का बाइस बन जाएगा उनका ना आना भी, चाहे वो हम्माद बिन जासिम हो या फिर ये? इसके अलावा तारिक शफी का बयान हल्फी जमा कराया गया। साथ ही तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पनामा की लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका की एक लीक्ड दस्तावेज पेश की गई। क्या JIT इन दस्तावेजात की तस्दीक के लिए मोज़ेक फोंसेका के मालिकान को तलब करेगी तो आ जाएंगे, लिखेगी तो जवाब दे देंगे? ये सवालात हैं जो अहम है। JIT किस तरह से काम करेगी? JIT पर तो बेंच के 5 जज मुत्तफिक थे, लेकिन वज़ीर आज़म की नाअहली के हक़ में 2 जजों ने राय दी। 2 जज आज आर्टिकल 184(3) के तहत इस बात के हामी थे कि वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने इख्तिलाफी नोट लिखा है। अदालती फैसले में ज़्यादातर हिस्सा तकरीबन 200 सफ़हात जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना इख्तिलाफी नोट है जिसमें उन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और हम आपके सामने ये अल्फाज भी रखेंगे, ये जुमले भी रखेंगे, और उसके बाद मामला यह है कि इन अल्फाज को, इस ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख्याल किया जाएगा जैसा कि कोर्ट किया जा रहा है, या फिर जो 3 अक्सरियती जजेस ने लिखा है उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि उनकी राय बहुत हद तक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की राय से मुख्तलिफ नज़र आती है। दोनों की राय हम आपको सामने रखते हैं, उसके बाद लीगल ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। आपके सामने इन ऑब्जर्वेशन के चंद नकात रखते हैं। जस्टिस आसिफ खोसा ने अपने ऑब्जर्वेशन के आगाज़ में ही एक नावल का हवाला दिया और जुमला लिखा कि हर बड़ी कामयाबी जिसकी वजह बज़ाहिर ना नज़र आती हो, उसके पीछे कोई जुर्म होता है जो अब तक सामने नहीं आया। इसके अलावा जस्टिस खोसा ने लिखा कि नवाज शरीफ के वकील ने उनके अवामी ओहदों की तफसीलात जमा कराई, जिसके तहत 1981 से अब तक किसी न किसी अवामी ओहदे पर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ। 17 नवंबर 2009 को नवाज शरीफ ने कहा कि 1997 को शरीफ खानदान ने फैसला किया कि जो लोग सियासत में हैं वो कारोबार से अलग हो जाएंगे। इस इंटरव्यू की नवाज शरीफ ने ना तो तरदीद की और ना ही समाअत के दौरान ये बताया गया कि कब और कैसे उन्होंने खुद को कारोबार से अलग किया। लेकिन इसमें कोई तनाज़ा नहीं कि वो 1981 से 1997 तक उनके पास अवामी ओहदा भी रहा और वो कारोबार से भी जुड़े रहे। इसके अलावा जस्टिस खोसा ने अपने ऑब्जर्वेशन में वज़ीर आज़म के कौम से 2 खिताब और कौमी असम्बली की 2 तकारीर पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ये वही खिताब, वही तकारीर हैं जिस हवाले से कहा गया कि आर्टिकल 62-63 के तहत वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर गलत बयानी के मुर्तकिब हुए हैं, बाहर कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ कह रहे हैं। इसके हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। कौम से पहले खिताब पर जस्टिस खोसा ने लिखा कि नवाज शरीफ ने यह नहीं बताया कि 18 माह के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वालिद ने 6 नई फैक्ट्रियाँ कैसे कायम कर ली। ना दुबई फैक्ट्री का जिक्र किया और जद्दा की फैक्ट्री के क़याम के ज़राए आमदनी भी बताने में वो नाकाम रहे। और यह बताया गया कि मक्का के करीब फैक्ट्री को बेचकर वसाइल हासिल किए गए, जिससे हसन और हुसैन नवाज ने कारोबार शुरू किया। कौम से खिताब में यह भी वजाहत से नहीं बताया गया कि लंदन के फ्लैट्स कैसे लिए गए। ना ही उन्होंने ये वाजे किया कि लंदन की जायदाद की मिल्कियत से उनका कुछ लेना देना नहीं। अदालत ने लिखा कि 22 अप्रैल 2016 को एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, मगर इस दफ़ा भी उन्होंने अपने असासे और अपनी आमदनी के हवाले से कोई मुतल्लिका मालूमात फराहम नहीं की और ना ही ये बताया कि लंदन की जायदादें कैसे ली गई। जस्टिस खोसा ने अपने नोट में वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली से पहले खिताब का भी मतन छाया किया है और इस तकरीर पर जस्टिस खोसा ने लिखा कि कौम से 2 खिताब के बाद पहली दफ़ा नवाज शरीफ ने दुबई की फैक्ट्री और इसके फ़रोख्त का जिक्र किया। गुज़िश्ता तकरीर में नवाज शरीफ ने कहा था कि 1999 में हुकाम ने उनके ख़ानदान का तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया और फिर वापस नहीं किया गया। मगर कौमी असम्बली से अपने खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि वो जद्दा और दुबई की फैक्ट्रियों का रिकॉर्ड मौजूद है और उसे किसी भी फोरम पर पेश कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी जस्टिस खोसा ने वज़ीर आज़म के तकारीर में तज़ादात को अपने ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बनाया। जस्टिस खोसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कतरी ख़त के हवाले से भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और ये बड़े अहम हैं कि किस तरीके से जस्टिस खोसा कतरी ख़त को मुस्तरद कर रहे हैं और उसके बारे में क्या राय दे रहे हैं। जस्टिस खोसा ने लिखा कि दौरान समाअत नवाज शरीफ के बच्चों के वकील अकरम शेख ने अपने ब्रीफ केस से एक लिफाफा निकाला और ड्रामाई अंदाज में अदालत के सामने वो लिफाफा पेश किया। ये लिफाफा जिसके अंदर खत था, ये कतर के शाही ख़ानदान के फ़र्द हम्माद बिन जासिम का था, जिस पर 5 नवंबर 2016 की तारीख दर्ज थी और कतर में
पाकिस्तानी सिफारतकार ने इस तारीख को उसे अटेस्ट किया हुआ था। यह ख़त ना तो कोई हल्फनामा था और ना ही उस पर किसी अथॉरिटी के दस्तखत थे, और इसे इस तरह से पेश किया गया जैसे इससे मुखालिफिन के इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस ख़त ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के केस को मज़ीद नुकसान पहुँचाया। जस्टिस खोसा कहते हैं कि कतरी ख़त ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के केस को मज़ीद नुकसान पहुँचाया। इसकी तबाही का अंदाज़ा शायद उनकी सोच से भी ज़्यादा होगा। कतरी ख़त के बारे में जस्टिस खोसा कह रहे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ी तबाही इस ख़त की वजह से उनके केस को हुई है, शरीफ ख़ानदान के केस को हुई है। जस्टिस खोसा ने अपने ऑब्जर्वेशन में हमारे प्रोग्राम में शरीफ ख़ानदान के कारोबारी मुशीर के इंटरव्यू का भी हवाला दिया और लिखा कि अपने इंटरव्यू में हारून पाशा ने मेज़बान को बताया कि जद्दा और दुबई मिल का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और वो वज़ीर आज़म के वकील को दे दिया है। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो अदालत में पेश करते हैं या नहीं। यही नहीं, जस्टिस खोसा ने सिर्फ इख्तिलाफी नोट ही नहीं लिखा बल्कि इख्तिलाफी फैसला भी लिखा। जस्टिस खोसा ने अपने ऑब्जर्वेशन में अपने इख्तिलाफी नोट में 6 हिदायत भी जारी की, और ये वो हिदायत हैं कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो नवाज शरीफ की पार्लियामेंट से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे जिसका इतलाक पनामा केस के फैसले की तारीख से किया जाए। दूसरी हिदायत, सदर मुमलिकत पाकिस्तान इस जमहूरी अमल के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए आइन के तहत ज़रूरी इक़दाम करें। तीसरी हिदायत, कौमी एहतसाब ब्यूरो करप्शन केसेस में नवाज शरीफ और इस जुर्म में उनके साथ मुलव्विस अफराद के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करे। इस हवाले से नैब FIA की जानिब से 1994 में दर्ज 2 मुकदमात की तफ्तीश, शवाहिद और तफसील भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। चौथी हिदायत ये कि नैब नवाज शरीफ के बच्चों के नाम पर कायम पाकिस्तान और बैरून मुल्क तमाम जायदादों और कारोबार का भी जायजा ले ताकि मालूम हो सके कि ये बच्चे अपने वालिद के लिए ये जायदादें और कारोबार तो नहीं चला रहे थे, यानी वज़ीर आज़म के कारोबार बच्चे तो नहीं चला रहे, इस बात का जायजा लिया जाए कि ये कारोबार वज़ीर आज़म ही का तो नहीं। पाँचवीं हिदायत ये की कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मामले में चेयरमैन नैब कमर जमा चौधरी का किरदार मशकूक है, इसलिए वो इस सिलसिले में होने वाली किसी तफ्तीश में किसी किस्म का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। छठी हिदायत ये कि नैब वज़ीर ख़जाना इसाक डार के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट की बरियत के फैसले को ख़त्म करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करे। ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस आसिफ शहीद खोसा के हैं और ये बहुत लाजमी है कि उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा, उसमें ऑब्जर्वेशन दिए, साथ में फैसला भी दिया कि कार्रवाई होनी क्या चाहिए। मगर क्या इस बात को और उनके इख्तिलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझा जाए, या फिर जो कुछ जस्टिस एजाज अफजल खान ने लिखा, जो कि लार्जर बेंच के इन 3 जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने तहकीकात के हक में और नाअहली की मुखालफत में नोट लिखा, उनकी जो राय है उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझा जाएगा। ये बात बहुत ज़्यादा अहम है। जस्टिस एजाज अफजल का नोट जस्टिस खोसा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एजाज अफजल खान ने 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला लिखा। एजाज अफजल खान का फैसला इसलिए अहम है कि जितनी भी सिफारिशात ऑर्डर में आई हैं वो इनके लिखे हुए फैसले से ली गई हैं। एक तरफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सीनियर मोस्ट जज थे और इस बेंच के सरबराह थे, दूसरी तरफ जस्टिस एजाज अफजल ने ये फैसला लिखा है। तो किसको फैसला समझा जाए, किसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझा जाए? दोनों में से, वो जो बेंच को हेड कर रहे थे और सीनियर थे सबसे ज़्यादा, या फिर वो जिन्होंने ये फैसला लिखा है और जो 3 जज हैं अक्सरियती, उनके साथ वो जो हैं वो खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो सिफारिशात लिखी गई हैं वो लफ्ज़ बलफ्ज़ एजाज अफजल खान के लिखे हुए फैसले की हैं। एजाज अफजल खान का फैसला अक्सरियती राय की नुमाइंदगी कर रहा है। जस्टिस एजाज अफजल ने लिखा कि दरख्वास्त कुरंदा यानी कि इमरान खान और दीगर पटिशनर्स और जवाब कुरंदा यानी कि शरीफ फैमिली दोनों की जानिब से बड़ी तादाद में गैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात जमा कराई गई। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि गैर मुतनाज़ शवाहिद की गैर मौजूदगी की वजह से आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत नाअहली का फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद लिखा कि पटिशनर्स के दलाइल और अदालत में जमा कराई गई दस्तावेज़ात की रोशनी में 6 बुनियादी सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे किफ़ालत हैं और क्या उनकी जानिब से अपने असासे ज़ाहिर करने या ना करने की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जा सकता है। सवाल के जवाब में जस्टिस एजाज अफजल ने लिखा कि दरख्वास्त गुजारों से शुरू से पूछते रहे कि क्या ये अदालत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे सकती है, जबकि सामने कोई गैर मुतनाज़ शवाहिद पेश ना किए गए हों जो साबित करते हों कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स के असल मालिकान हैं। उन्होंने लिखा
कि अदालत में दरख्वास्त गुजारों पटिशनर्स यानी कि तहरीक इंसाफ शेख रशीद और जमात इस्लामी ने की जानिब से मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का केस भी सामने रखा गया। मगर जस्टिस एजाज अफजल खान ने लिखा कि मौजूदा केस का इन तमाम केसेस से कोई मवाजना और ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अदालत को कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो गैर मुतनाज़ शवाहिद की गैर मौजूदगी में ये अदालत इस केस का फैसला आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत नहीं कर सकती, यानी कि डिस्क्वालीफाई वज़ीर आज़म को नहीं कर सकती। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि क्या नवाज शरीफ उनके ज़ेर किफ़ालत कोई भी लोग आमदनी के बरक्स असासे रखते हैं। इस सवाल के जवाब में जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि ये सब सवालात तहकीकात के मुंतज़िर हैं, जो कोई तहकीकाती एजेंसी सामने लाए। तीसरा सवाल जस्टिस एजाज अफजल ने यह उठाया कि क्या आर्टिकल 62 और 63 के तहत या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 99 के तहत पार्लियामेंट के मेंबर को ज़रूरत है कि वो अपने या अपने ज़ेर किफ़ालत लोगों का हिसाब दे और ये बताए कि इसने ये तमाम असासे अपने आमदनी के ज़राए से बरक्स बनाए, और क्या ऐसा ना करने पर उसे नाअहल करार दिया जा सकता है। उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि आइन के आर्टिकल 4 के मुताबिक किसी भी फर्द को कानून से हटकर कोई काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 62 और 63 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 99 किसी को ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं करता। तो अगर किसी शख्स के असासे उसकी आमदनी के बरक्स भी हैं और कानून उसको इसका हिसाब देने के लिए नहीं कह रहा, तो ये अदालत अपने या किसी दरख्वास्त पर आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत कैसे किसी शख्स के लिए ये तफसील देना ज़रूरी करार दे सकती है, और फिर इसके जवाब ना देने पर ऐसे शख्स को सादिक और अमीन ना करार दिया जाए, ये कैसे हो सकता है। जैसे एजाज अफजल ने अपने फैसले में लिखा कि क्या अगर ऐसे असासे किसी अवामी नुमाइंदे के पास हों तो इस पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। जहाँ अवामी नुमाइंदे से ऐसी तफसीलात मांगी जाती हैं, वो एहतसाब कवानीन के मुताबिक एहतसाब अदालत में मुकदमे के हिसाब से मांगी जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत नहीं मांगी जा सकती। लिहाजा इस मरहले पर अदालत वज़ीर आज़म की नाअहली का ही दे सकती। यह भी लिखा कि जब ना किसी तहकीकाती इदारे ने तहकीकात की हो, ना ही कोई गवाही आई हो, ना ऐसी कोई दस्तावेज़ात सामने आई हो जो किसी शख्स पर जुर्म साबित करती हो, ना ही किसी की फराहम करदा दस्तावेज़ात की तस्दीक की गई हो, इस बुनियाद पर कैसे किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल करार दिया जा सकता है। मजीद लिखा है कि आइन के आर्टिकल 184 की शिक के तहत इसकी हुदूद और इस एहतसाबी अदालत की हुदूद में फ़र्क वाज़ेह करना लाजिम है। ये बहुत ज़्यादा अहम मामला है, जुरिसडिक्शन की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। लिखते हैं कि हुदूद को वाज़ेह करना लाजमी है ताकि हक़ाइक़ के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मफरूज़े की बुनियाद पर मुजरिम करार दे दिया जाए और शफाफ मुकदमे और ज़ाब्ते की कार्रवाई की ज़रूरत को पूरा ना किया जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने लिखा कि आइन का कचूमर नहीं बना सकते। ऐसा फैसला ना सिर्फ नाइंसाफ़ी पर मबनी होगा, ये उस सूरत में लिख रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है 62 पर कि आइन का कचूमर नहीं बनाया जा सकता। ऐसा फैसला ना सिर्फ नाइंसाफ़ी पर मबनी होगा बल्कि इस अदालत की हुदूद के दायरा कार से भी बाहर होगा। मियाँ नवाज शरीफ को तमाम तर कानूनी मराहिल से गुजरने दें, मतलब तहकीकात, मुकदमात और नज़रसानी की अपील। हम खुद से कोई ऐसी ताकत नहीं लेना चाहते जो आइन और कानून हमें नहीं देता। हम एक फ़र्द के केस के लिए तमाम तर ज़ाब्ते की कार्रवाई के उसूलों को छोड़कर सदियों पुरानी एक कानूनी रिवायत को मिटाना और तबाह नहीं करना चाहते जो हमारे खून पसीने की मेहनत से बनाया गया है। इससे हटना अफरा तफरी का बाइस बनेगा। उन्होंने लिखा कि अदालतें हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले देती हैं और इंसाफ में मफरूज़ों की कोई जगह नहीं, और नीयत जितनी भी अच्छी हो इन कवायद से हटना एक तबाही का बाइस बन सकता है। पाँचवा सवाल जस्टिस एजाज अफजल ने यह लिखा कि आर्टिकल 62 और 63 की मुख्तलिफ शिकों के तहत जो सवालात उठते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक किस सतह पर उठाए जा सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मामला इलेक्शन कमीशन देखता है, जब उसके पास कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से रेफरेंस भेजा जाता है। उन्होंने लिखा कि हम ये मामला स्पीकर को भेज सकते थे, मगर ये नहीं समझते कि समाअत के दौरान ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हुई हो। जस्टिस एजाज अफजल ने लिखा कि केस के दौरान ऐसी कोई दस्तावेज़ पेश नहीं की गई जिससे ये साबित हो कि टैक्स गोशवारों में कोई गलत चीज़ सामने आ सके, मगर असासों के मामले में कई सवालात उठते हैं। अमूमन जिसकी तहकीकात नैब को करना चाहिए थी, मगर नैब के रवैये को देखते हुए अदालत के पास एक JIT बनाने के सिवा कोई चारा नहीं। दो मुख्तलिफ आरा इस फैसले का हिस्सा हैं।
माहिर कानून इसको देख रहे हैं। JIT पर भी सवालात उठ रहे हैं कि वो कैसे काम करेगी, किस किस को तलब करेगी। अब मामला ये है कि जब 2 जजेस की एक ऐसी राय है जिसमें आपने देखा कि जस्टिस एजाज अफजल ने क्या कहा, इसके अलावा जस्टिस खोसा की राय उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, तो किस राय को जजमेंट माना जाए? जजमेंट वही है जो 2.5 पेजेस की है। डाइसेंटिंग नोट को भी ये कह के कोट किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में अपने फैसले में ये कुछ लिखा है, या नहीं कहा जा सकता जो डाइसेंटिंग नोट जस्टिस खोसा साहब का है। जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, जो जस्टिस एजाज अफजल खान साहब की राय है, उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा? क्या होगा? एक बात अहम ये भी है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में फैसले इस तरह आने लगे थे कि 5 रुकनी बेंच है तो 5-0, 13 रुकनी बेंच बन गया तो 13-0। फाइनली ऐसे फैसले आना कि अदालत में डाइसेंटिंग नोट आ रहा हो, जजेस एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हों, एक हेल्दी साइन नज़र आता है, एक अच्छा साइन नज़र आता है कानून के लिए। मगर ये क्या किस तरीके से डिटरमिन होगा कि जो डाइसेंटिंग नोट है वो फैसला है, उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा जाएगा या किसी और को? बाबर सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर सत्तार साहब बहुत शुक्रिया। बाबर सत्तार साहब, क्या माना जाए जो 2.5 पेजेस हैं जिसमें बताया गया कि 11 सवाल जवाब चाहिए, जिसके लिए JIT बना रहे हैं, ये जो जस्टिस खोसा का डाइसेंटिंग नोट है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, उसको भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है या वह महज उनकी राय? या फिर जस्टिस एजाज अफजल साहब ने जो कहा वो किसको कहा जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? देखिए, जजमेंट का एक ऑपरेटिव पार्ट होता है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, फिर जजमेंट की रीजनिंग होती है। तो जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो 3 जजेस की है। बेसिक जजमेंट जस्टिस एजाज अफजल खान की है और उसके साथ 2 और जजेस ने, जस्टिस अजमत सईद ने और जस्टिस इजाजुल हसन ने अग्री किया है और उन्होंने अपनी रीजनिंग दी है उस अग्रीमेंट की। उसके बाद फिर 2 माइनॉरिटी जजमेंट्स हैं जिसमें खोसा साहब की जजमेंट है और सिंध से गुलजार साहब की जजमेंट है। तो वो माइनॉरिटी जजमेंट्स हैं, लिखी वो इसी तरह ही जाती हैं जैसे वो इम्प्लीमेंट होनी है, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रिवायत नहीं है ज़्यादा, ये बड़ी अच्छी रिवायत है कि डाइसेंटिंग जजमेंट्स, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, अल्टीमेट कोर्ट है और ये आइन की तशरीह कर रही है। सो उसमें ये कैसे समझ लिया जाए कि 5 लोग लीगल माइंड्स जब बैठेंगे तो वो तमाम चीज़ों पे एग्री करेंगे? तो ये बड़ी एक अनहेल्दी ट्रेडिशन थी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कि 17 जज बैठ के एक ही फैसला दे देते थे। सो ये बड़ी मुनासिब ट्रेडिशन है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो मेजॉरिटी जजमेंट्स हैं और माइनॉरिटी ओपिनियंस उसके साथ हैं। मगर आप ये बताइएगा, कल आप कह रहे थे जब आपसे बात हो रही थी कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, दूसरे अवाम नहीं, जो लॉयर्स हैं, जो स्टूडेंट ऑफ लॉ के हैसियत से आप खुद बड़े गौर से देख रहे हैं कि फैसला आएगा क्या, कि कोई नई प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कि अब बने भी हैं। ये तो 2 जजेस ने वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करने का कह दिया था। एक जज अगर और ये राय रखते तो ये तो बिल्कुल ही एक नया प्रेसिडेंट बन जाता। बाद में जाहिर है जस्टिस साहब ने जो राय रखी कि हम ये नहीं कर सकते, ये सदियों में जो है ये फैसला नहीं दे सकते इस किस्म का, मगर ये तो एक बिल्कुल ही नया प्रेसिडेंट बन जाता। अगर 3 इस तरफ होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते वजीर आजम और एक नया प्रेसिडेंट होता। बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ आप इसको कैसे देख रहे हैं? शाहजेब साहब, मेरा ख्याल है कि वो जुडिशल ओवररीच होती। देखिए, अब डायलेमा कोर्ट के सामने बड़ा क्लियर है और वो आपको मेजॉरिटी जजमेंट से भी नजर आ रहा है। एक ऐसी स्टोरी बताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट को जो बिलीवेबल नहीं है। सो जो मेजॉरिटी जजेस जिन्होंने ये कहा कि JIT बननी चाहिए, उन्होंने भी ये लिखा कि हमें जो कहानी बताई जा रही है वो बिल्कुल अकल समझ से बालातर है, इसी वजह से JIT बननी चाहिए। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ था? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक जगह ये थी कि 184(3) में आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जो मेजॉरिटी जजमेंट्स हैं उन्होंने कहा जी 184(3) में हम 62-63 की डिक्लेरेशंस नहीं दे सकते। हमने वहीं पे डिक्लेरेशंस दी हैं जहां पे कोई फैक्चुअल डिस्प्यूट नहीं थे, यहां पे फैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं, इस बेसिस पे हम नहीं दे सकते। दूसरी डिसएग्रीमेंट कहाँ थी कि जो एविडेंस उनके सामने आया उसमें ओनस किस पे था और क्या वो डिस्चार्ज हो गया या नहीं हो गया। जो माइनॉरिटी जजमेंट है, खोसा साहब ने कहा कि जो हमारे सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नवाज शरीफ साहब की और डिफेंडेंट्स की कि वो पेश करते, उन्होंने नैब के कानून को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर पढ़ा, 62-63 के अंदर पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमें सेटिस्फाई करते, ये नहीं कर सके, इस वजह से ये सादिक और अमीन नहीं रहे। लेकिन मेजॉरिटी जजेस जिन्होंने बनाने के लिए कहा, उन्होंने गालिबन ये उनकी रीजनिंग है कि JIT बननी चाहिए, मजीद तफ्तीश का मामला है, जब वो बनेगी वो एक अपनी रिपोर्ट देंगे, अगर उस रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि झूठ बोला गया, उस बेसिस के ऊपर फिर कोई बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जो देख रहा होगा उस रिपोर्ट को, उस बेसिस पे वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जी आप रेफरेंस फाइल कीजिए और फिर ट्रायल होगा। फिर भी
क्योंकि इनका फैसला ये था। सो यही लीगल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे कि क्या ट्रायल के बगैर आप कन्विक्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी डिसीजन जो है, जो इससे पहले की प्रेसिडेंट्स थी, उसके मुताबिक है कि 184(3) में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डिक्लेरेशन नहीं हो सकती, और अगर किसी को कंडेम करना है तो ट्रायल के बगैर नहीं कर सकते। मगर अब JIT का मामला आया है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 5 जजेस जो मामला नहीं वो डॉक्यूमेंट्स के तहत हुआ, वो JIT क्या कर लेगी। JIT अब जब अदालत ये कहती है कि 30-40 साल पुराने भी जो मिलों के मामला हैं सबको करें, तो जो लॉ ऑफ लिमिटेशंस है जिसके तहत आप टैक्स गोशवारे एक खास हद के बाद 5-7 साल के से पहले नहीं आपसे पूछी जा सकती, माजी की ट्रांजैक्शंस आपसे नहीं पूछी जा सकती, आप पाबंद नहीं है वो बताने के, तो ये भी एक नया प्रेसिडेंट होगा कि जी जमा कराएं सारी इन्फॉर्मेशन, दादा की भी, वालिद साहब की भी, अपनी भी, सारी की सारी जमा कराएं। ये भी एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा अदालत की तरफ से। देखिए, एक दे हैव सेट अ प्रोसेस रोलिंग, उसके अंदर उन्होंने JIT बनाई जो एक फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस तरह कोई भी इन्वेस्टिगेशन अफसर इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बेसिस के ऊपर फिर मुकदमा कायम किया जाता है। वो एक रिपोर्ट पेश करेंगे अदालत उज़्मा को, अदालत उज़्मा फिर 184(3) जिसमें उनकी सुओ मोटो पावर्स हैं, 187 जो ये कहता है कि उन्होंने मुकम्मल इंसाफ करना है, और 190 जो कहता है कि बाकी तमाम इदारे और लोग उनकी मुआवनत करेंगे, इनके मुताबिक वो फिर कोई ऑर्डर पास करेगी। सो ये अदालत ने बड़ा क्लियरली लिख दिया, JIT का काम खाली फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद बाकी काम सुप्रीम कोर्ट का। अगर मुनासिब समझेंगे तो उसके बाद वो ये रेफरेंस मूव करने के लिए भी कह सकते हैं, वो कोई और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं अगर नहीं मुनासिब समझेंगे। लेकिन मेजॉरिटी का फैसला जो मुझे समझ आया वो ये है कि हम 184(3) में 263 की डिक्लेरेशन पास नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबा सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो ऑब्जर्वेशन है मेजॉरिटी के वो हमने आपके सामने भी रखे हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस ओवररीच के हवाले से, दूसरे मामला के हवाले से। अब क्या ये जो कमेटी है उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो JIT है जो बनी है, इस टीम में भी कुछ मैनेज कर लेंगे मियां नवाज शरीफ, क्योंकि वो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसके ऊपर जहांगीर खान तरीन साहब और शेख रशीद साहब ने एक बड़ी दिलचस्प राय दी। जब हमने उनसे पूछा कि ISI और MI है ना, कैसे मैनेज कर लेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। और अब इस्तीफा ना देने का जब कह रही है नून लीग, तो आगे क्या लाए अमल होगा, फिर सड़कों पर, ये भी मामला पूछेंगे एक दिन के बाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी राय हमने आपके सामने रखी। फैसले पर नून लीग भी खुश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जश्न मना रही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह मुतमईन है। और अब JIT के बाद ही सियासी मतला साफ होगा। इस वक्त हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की राय है। सारा दिन हम इस पर ट्रांसमिशन कर रहे थे। जब तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें इस्तीफा चाहिए वज़ीर आज़म का, उनके होते तहकीकात नहीं हो सकती, तो हमने सवाल उठाया जहांगीर खान तरीन साहब के सामने कि इसमें कमेटी में, इस JIT में तो ISI का भी नुमाइंदा होगा, MI का नुमाइंदा भी होगा, और इनको दोनों इदारों की DG खुद नॉमिनेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही होगी। तो आपको लगता है जब आप कहते हैं कि मैनेज कर लेंगे नवाज शरीफ साहब, तो इंदो को भी कर लेंगे, तो जहांगीर खान तरीन साहब ने क्या कहा? तरीन साहब की राय सुनिए। आपको शक है कि इसको खुद सुपरवाइज कर रही होगी, देख रही होगी, मॉनिटर कर रही होगी सुप्रीम कोर्ट, इसमें हुकूमती इदारों के अलावा MI और ISI रियासती इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। आपको शक है कि सही तरीके से काम नहीं करेगा ये? जी, मुझे इसलिए शक है क्योंकि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, जो बाकी हैं इदारे वो उसके नीचे हैं। इसीलिए हमने आज इसकी रेजिग्नेशन डिमांड की है। इसको फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए, 60 दिन में क्लियर हो जाएगा, वापस आ जाए। मगर ये जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा, शायद शक तो रहेगा ना कि ये मगर MI और ISI को कैसे करेगा? MI और ISI उनको नहीं कर सकते ना, उनको नहीं कर सकेगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ FIA की, मैं और एक जॉइंट डायरेक्टर होगा, एक मैं बात करूँ बाकी लोगों की। ये कोशिश जरूर करेंगे, अल्लाह करे कि ऐसे अफसर हों जो उनके सामने खड़े हो जाएं। मगर बेहतर तो ये था कि ये रिजाइन करे और उसके बाद खुद ही होने दे, उसके बाद अगर ये बच जाता है तो आ जाए। अगर ये MI और ISI को नहीं कर सकेगा, सिर्फ इस पर अगर MI और ISI को नहीं कर सकेगा और 60 दिन बाद ये ऐसी रिपोर्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट को जिसमें MI और ISI का डाइसेंटिंग नोट हो, तो फिर तो वैसे ही वजीर आजम फारिग हो जाएंगे। तो आप क्यों इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? डाइसेंटिंग नोट तो आज भी आ गया। कासिम सईद खोसा साहब ने और जस्टिस गुलजार ने कह दिया कि ये साजिद अमीन नहीं है, मगर ये तो बैठा हुआ है। फिर भी इसको तो इस डाइसेंटिंग नोट के ऊपर आज रिजाइन कर देना चाहिए था।
सब डाइसेंटिंग नोट दो लोगों का है, जजमेंट तो फाइनल काउंट होती है। और आई नो दैट, आप कह रहे थे, मैं मुआवजा कर रहा था जीआईटी, मगर उसकी देखिए ये तो फाइनल जजमेंट है ना, मगर जीआईटी में जब दो इदारे ये लिख रहे होंगे तो आपका केस मजबूत होगा या नवाज शरीफ का? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन पॉलिटिकल ज्यादा? हमारा केस बहुत मजबूत होगा, हमारा केस अभी भी मजबूत है। तो जनाब, जब शेख रशीद साहब हमारे साथ आए और हमने उनसे पूछा कि आपको शक है कि ये दो इदारे भी किसी तरीके से मैनेज हो जाएंगे, तो शेख रशीद साहब ने एक बड़ी दिलचस्प राय दी, वो जरा सुनिए। जब इसमें एमआई भी है, आईएसआई भी है, सुप्रीम कोर्ट खुद सुपरवाइज भी करेगी, तो अब इस्तीफा क्यों चाहिए? करेगी ना? देखिए, इस्तीफा इसलिए चाहिए कि सांप का डसा रस्सी के बल से डरता है। नवाज शरीफ मैनेज करना चाहता है। आईएसआई और एमआई को भी मैनेज कर सकते हैं नवाज शरीफ, उनके नुमाइंदों को भी? देखिए, एजेंसियों को मैनेज तो नहीं कर सकते। एजेंसियों की सूरत हाल कल जो आसफ जरदारी ने कही थी कि भाई मैं गिव एंड टेक करूंगा, एजेंसीज जो होती हैं उनके पास दोनों किस्म के एजेंडे होते हैं। उसके एंटर होने का भी एजेंडा होता है और निकलने का भी होता है। और कोई एजेंसी ऐसी नहीं होती कि जो, अब आप देखेंगे सुबह शाम गुलभूषण यादव का नाम लेंगे 3 दफा दिन में नवाज शरीफ साहब। आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियां गिव एंड टेक कर सकती है नवाज शरीफ साहब के साथ इस मामले पर? एजेंसियों के एजेंडे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस एजेंसी को DGISI जिसका अपॉइंट करता है, उस एजेंसी के एक किसी ब्रिगेडियर रामे साहब को या MI के कर्नल सुल्तान साहब के सामने पेश होगा बमा एल। अब होगा क्या? क्योंकि ना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे, नून लीग ने साफ कह दिया इस्तीफा देंगे नहीं। तो क्या ये 60 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगी, जिसमें इदारों के लोग भी मौजूद हैं, मान लेंगे ये, नहीं मानेंगे, या उससे पहले ही ये सारी जमातें अब सड़कों पर नजर आ रही होंगी? शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे दिन में बात हो रही थी, सारे दिन में अब काफ़ी सारे फैसले हुए होंगे। वो कह रहे हैं हमने इस्तीफा नहीं देना, तो अगले 60 दिनों में कोई स्टेबिलिटी ना देखें, आप फिर सड़कों पर होंगे, इस्तीफे मांग रहे होंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस कमेटी का नतीजा मान लेंगे, नहीं मानेंगे, क्या होगा? पहले तो खानज़ादा मेरी जान, मैं ऐलान करता हूँ कि अवामी मुस्लिम लीग भी इस इस्तीफ़े की हमायती है, ऐलान करती है, और हम सबको इकट्ठा करेंगे। और 2 सीनियर तरीन जजेस के ये कहने के बाद कि ये नायल हैं, सादिक और अमीन है, पहले तो हम अकेले ही थे, अब 2 जिन्होंने चीफ जज बनना मुस्तकबिल में, वो भी हमारे साथ हैं, कौम भी साथ है। और जो बात कही जा रही है, बड़े बड़े 5 जजेस ने जिस पे इत्तफाक रहा है, नंबर 1 कि ये सारी दस्तावेज़ात बोगस हैं, कतरी ख़त बोगस है, ये परचेज जो मिलें इन्होंने बेची और जो अदायगियाँ की वो अदायगियाँ ज़्यादा हैं, मिलों की कीमत कम है, ये पैसे कहाँ से लाए, कहाँ लेकर गए और कैसे गए, इसका कोई सबूत नहीं दे सके, ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं है। और कतरी शहजादे के ख़त ने मसले को, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं ये 81-82 सफ़े में, ये तो बिल्कुल, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि एंड में 2 और 3 क्यों हुए हैं? कम से कम 3 और 2 तो होने ही चाहिए थे, क्योंकि जो कुछ ये सारे 5 के 5 जज लिख रहे हैं वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कि नवाज शरीफ के हक में। नहीं शेख साहब, ये बहुत मोटी किताब है, और जो शुरू में आप पढ़ रहे हैं ना, वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा का डाइसेंटिंग नोट पढ़ रहे हैं, ये 5 के 5 जज का ओपिनियन नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ते जाएंगे ना आगे जाके, और आप पहुंचेंगे जस्टिस एजाज अदल साहब के कमेंट तक, वो पढ़ेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि ये 2-3 क्यों रहा, 3-2 क्यों नहीं हुआ, फिर आपको पता चलेगा। सही है जी। शेख साहब, मुझे एक साथ में ये बताइए कि आप कह रहे थे नून और कानून में से किसी एक का जनाजा निकलेगा, ये किसी एक का निकला है, दोनों का ही नहीं निकला? ये तो फैसला आ गया कि कानून भी फाते हुआ, नून भी, या फिर दोनों में से किसी एक की आपको इसमें शिकस्त नजर आ रही है? आज क्या हुआ है आज? मेरा ख्याल है नहीं बचेगा जी, नहीं बचेगा, नून नहीं बचेगा। जितनी मर्जी आतिशबाजी कर ले, ये छुलझड़ी या फुलझड़ी या जो पटाखे और ये कर रहे हैं, मैं नवाज शरीफ पे कायम हूँ अभी भी कि ये जो JIT बनी है, ये मैं नवाज शरीफ के साथ, अगर ये नवाज शरीफ ना होता और वो JIT जो आसिम के और अजमल पहाड़ी के और अल्लाह भला करे और लोगों उज़ैर बलोच टाइप के, यही 5 उनके पैटर्न होते हैं। कोई हमें JIT ये उससे ज़रा डिफरेंट दिखाई दे रही है कि 15 दिन बाद रिपोर्ट करेगी। शेख साहब, मगर मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि अवामी आदमी, जब आप अवाम के पास गए हैं आज पिंडी में, आप पहले बता रहे थे कि बड़ा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम ने आपसे कहा नहीं कि आप बार बार बता के जाते हैं हमें कि नवाज शरीफ नहीं बचेगा? पहले धरने में कहा कि नहीं बचेगा, बच गया, दूसरे धरने में कहा कि नहीं बचेगा, बच गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कहा कि नहीं बचेगा, फिलहाल आज भी बच गया, ये तो 0-3 हो गया नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट। ये कहा नहीं आपसे अवाम ने? नहीं कह रहे,
खानज़ादा साहब, मेरे बच्चों भाइयों की जगह मैं आपको सच कह रहा हूँ, लोग तंग हैं। ये केस अभी कंटिन्यू है, ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल जारी है और ये खेल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नवाज शरीफ साहब के कानूनी, आइनी और हकीकी जो उनके पास सबूत हैं वो सामने नहीं आते। ये केस इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया। साहब कह रहे हैं केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये केस पीछा नहीं छोड़ेगा। जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है उस पर अभी भी कायम नजर आते हैं। JIT से बड़ी उम्मीदें हैं। शेख रशीद साहब को प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग क्या सुप्रीम कोर्ट में इस केस का रिव्यू दाखिल करने जा रही है? नून लीग क्या किसी भी तरीके से कतर के प्रिंस को और दुबई के शेख को कह देगी और वो आ जाएंगे कि JIT के सामने पेश हो जाएं? कैसे हैंडल करेगी नून लीग इस सारे मामले को? बात करेंगे इसके बाद। नून लीग क्या करने जा रही है? तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। पूरे पनामा में बड़ा फ्रॉम द फ्रंट आपने पार्टी को डिफेंड भी किया, मगर जो फैसला आया है इसके बारे में आप कहा करते थे कोई भी फैसला आएगा हम तो रिव्यू में भी नहीं जाएंगे, एहतजाज छोड़ें। ये क्या रिव्यू में जाने का सोच रहे हैं? जिस किस्म का डाइसेंटिंग नोट है और जिस तरह JIT की तहकीकात की बात आई है, रिव्यू में जाने का सोच रही है नून लीग? देखिए, एक तो सबसे पहले शाहजेब 540 के करीब सफ़ात हैं और बड़ा बहुत लंबा बड़ा फैसला है, तो इसको कुछ पढ़ते हुए और हमारे जो माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनको कुछ सोचते हुए टाइम लगेगा। लेकिन चंद चीज़ें जो हैं उससे पढ़ने के बाद वो जो समझ आ रही हैं कि अगर इस तरह का कोई मामलात हों जिसमें कोई फाइनेंशियल इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हों तो वहाँ भी JITs बनाई जा सकती हैं। और इस तरह तो बाकी 400 नाम भी बाकी मौजूद हैं जो कि इसी पनामा में और इसी तरह की चीज़ों में आए हैं। तो ये हुकूमतों के लिए भी एक नया ऑप्शन खुला है कि अगर वो चाहें तो इस तरह की JIT बनाकर उन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है जिन पर इस तरह का इल्ज़ाम हो। बाकी अभी रिव्यू में जाना है या नहीं जाना, ये अभी कोई इस पर तफसीली फैसला बड़े आराम से पढ़ के इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन शुरू में तो कहते थे कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे, मतलब अब पढ़ेंगे फिर फैसला करेंगे कानूनी माहिरीन, और फैसला अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमारी पूरी टीम सर इस फैसले को पढ़ते पढ़ते और पनामा को फॉलो करते करते सारे कानूनी माहिर हो गए हैं। आपके कानूनी माहिर नहीं फैसला कर पा रहे हैं अभी तक, ये करना है नहीं करना। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, देखिए 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें जो हदायत दी गई हैं उसकी बुनियाद पर वो JIT बनाने की दूसरी तमाम चीज़ें, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इसके किसी किस्म के रिव्यू में नहीं जाएंगे, मगर इस बात का फैसला अगले 1 से 2 दिन में होगा। लेकिन ज़्यादा जो चांस हैं वो जो मैंने आपसे कहा है कि रिव्यू में ना जाने का जो बात है। अगर रिव्यू में नहीं जाएंगे तो JIT में ज़ाहिर है जो कुछ नहीं हुआ अदालत में वो होगा। उसके लिए फिर आपके कुछ जो आपने एफिडेविट्स जमा कराए हैं, जो खतूत जमा कराए हैं कतरी ख़त के लिए कि वेरिफिकेशन के लिए कि हमाद बिन जासिम दे देंगे इस JIT को इंटरव्यू, तारिक शफ़ी, शेख अब्दुल रहमान अब्दुल्ला जो दुबई की जिसको मिल बेची थी और उन्होंने एफिडेविट आपने जमा कराया वो दे देंगे, ये सारे के सारे कर देंगे कोऑपरेट इस JIT के साथ? देखिए, एक तो जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए शाहजेब, उनके बिल्कुल उनको रीवेरीफाई करवा सकते हैं, वो उन लोगों को मिल सकते हैं। और मैं आपसे एक और भी कहूँ, ड्यूरिंग दी ये जो जब ये केस की हेयरिंग चल रही थी तो हमारे एक वकील ने कहा था जज साहब से कि जब कतरी के ख़त की बात आई, उन्हें कहा क्यों नहीं आप बुलाएं उन्हें, विटनेस बॉक्स में लाएं और ट्राई करें और उनसे पूछें। हमने तो उस वक्त भी ऑफर किया था और बिल्कुल जितने डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से दिए गए हैं उन्हें रीवेरीफाई करना है, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह ताला कुछ और भी देने पड़ेंगे तो वो भी आएंगे। मगर देखने की बात यह है कि क्या हिसाब सिर्फ एक खानदान का होगा, उसकी 3 पुश्तों का होगा, या फिर हिसाब बाकी सब का भी होगा? अब टाइम वो आ रहा है कि हिसाब... मगर बात अभी इसी खानदान की हो रही है तो ये बड़ी अहम बात है। आप कह रहे हैं कि ये जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जब आएगा वेरिफिकेशन का मामला तो ये सारे के सारे इस बात को वेरीफाई करेंगे, JIT के सामने पेश होके बाकायदा तौर पर इसको वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल कोई शक नहीं है, हमारे दिए गए तमाम एफिडेविट्स और तमाम कागजात। और मैं एक और आपसे बात करवा दूं,
सिर्फ इस पिटीशन जो पिटीशनर्स थे उन्होंने तो कोई डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड नहीं दिया, ज्यादातर उनके डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड थे या ज्यादातर डॉक्यूमेंट जो थे उनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी। हमने तो जो मुल्क से बाहर से भी लेके आए वो वेरीफाइड भी थे, अटेस्टेड भी थे, ड्यूली वेरीफाइड थे, लेके आए। वहां के सफारतखानों से। शरीफ खानदान सोच भी नहीं सकता कि कितना नुकसान मुस्तकबिल में इस कतरी खत का होगा, ये ओपिनियन है उनका। देखिए, हमने तो जब इस कोर्ट का ओपिनियन ये था कि ये रिट जो है फ्रिवलस है और फिर उसके बाद अचानक से एक्सेप्टेबल हो गई और एडमिसेबल हो गई, हम उस वक्त भी इनकी उतनी इज्जत करते थे और आज भी 3-2 की हम इज्जत नहीं करते। हमारे लिए 3 की भी उतनी इज्जत है, 2 की भी उतनी इज्जत है। नून लीग की इज्जत में तंज बहुत आता जा रहा है। ये आपने ये जो माशाल्लाह बड़ा तंजिया तौर पे बताया कि आप कितनी इज्जत करते हैं। देखिए, ये सारा दिन ये नून लीग की इज्जत में तंज बहुत आता जा रहा है इस फैसले के बाद। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे लीडरशिप की तरफ से, और मैं बिल्कुल बड़े ये दावे के साथ और फख्र के साथ कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी इशारा भी नहीं किया और आज भी मेरा ख्याल है जिसने भी बड़े एहतराम से बात की और आइंदा भी करेंगे। मगर और मैंने कहा है वो हमारे लिए खोसा साहब मुअज़्ज़ज़ जज हैं। मगर जो एजाज अफजल साहब हैं जिन्होंने खोसा साहब की राय से इत्तफाक नहीं किया और दूसरे 2 जजेस ने एजाज अफजल साहब की राय से इत्तफाक किया और उन्होंने लिखा है दायरे जजमेंट, उन्होंने भी आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं तस्लीम किया है। दुरुस्त, ये बात आपको होना चाहिए। उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन पर बात की है, बहुत अहम कानूनी और वो दलाइल दिए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है जिसकी वजह से JIT बनी है। शाहजेब, अगर मैं आपसे सिर्फ कहूं कि आप पिछले 3 माह की अपनी तनख्वाहों की रसीदें ले आएं तो शायद आप ना लेके आ सकें। ले आएंगे। हमसे तो हिसाब मांगा जा रहा है 30 साल का। मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने। और उन 30 साल में कई बैंक हैं वो बंद हो गए, कई इदारे हैं वो खत्म हो गए, कई कंपनीज हैं वो काम छोड़ गई, कई लोग हैं वो दुनिया से चले गए, फिर भी हमने हिसाब दिया है। अगर कुछ गैप्स हैं तो क्या सारे के सारे गैप, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ शरीफ फैमिली के थे पूरे करने थे? जो पिटिशनर थे वो सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए आए थे। उनके बारे में भी बहुत एजाज साहब ने जो ओपिनियन दिया है उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बिल्कुल अच्छा ओपिनियन नहीं दिया, आपके बारे में भी नहीं दिया। बहरहाल तहकीकात हो जाएगी। तराजोई साहब बहुत शुक्रिया। अहम बात यह है कि रिव्यू जिसके बारे में बड़ी स्टेटमेंट थी नून लीग के नहीं जाएंगे, तराजोई साहब कह रहे हैं कानूनी माहिरीन सोच रहे हैं कि क्या करना है। दूसरा, ये जो 3 लोग हैं, तारिक शफी, हमाद बिन जासिम की तरफ से कतरी खत आया, शेख अब्दुल्ला जिन्होंने दुबई मिल के हवाले से एफिडेविट भेजा कि मैंने ये पैसे दिए थे, वो उनसे अगर JIT इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो कर सकती है, आएंगे, कोऑपरेट करेंगे, सामने पेश होंगे। ये बड़ी अहम बात है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।